यस डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस सेगमेंट में वी आर गोइंग टू रीड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत मज़ेदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमारा जो टॉपिक है बच्चों उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इज इट क्लियर? तो बच्चों हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ है बच्चों, ध्यान से इस बात को समझिएगा। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स को समझने के पहले हम कुछ जनरल कॉन्सेप्ट समझेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। जनरल कॉन्सेप्ट, अगर बच्चों हम एटम का सिंपल स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना, वैसे तो एटम का स्ट्रक्चर बहुत एलॉबरेटेड होता है, लेकिन अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर देखें एटम का बच्चों, तो एटम के स्ट्रक्चर में बच्चों होता क्या है, एटम का एक आउटर मोस्ट पार्ट होता है, एक उसके बीच का हिस्सा होता है। क्लियर? बीच के हिस्से में दो पार्टिकल्स होते हैं, ये आउटर मोस्ट इसका हिस्सा होता है जो उसके चारों तरफ होता है, एक बीच का हिस्सा होता है, इसके चारों तरफ शेल्स होते हैं, पहला, दूसरा, ये आपका हो गया तीसरा। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको दोबारा कोई चीज पढ़ने की जरूरत होगी ही नहीं इसके बाद। चौथा, ठीक है। अच्छा, किसी भी एटम का बच्चों जो सबसे सेंट्रल पार्ट होता है इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, है ना। हालांकि ये चीज आपने 9th में पढ़ा था, मैं एक बार 10th में भी आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके चारों तरफ के जो हिस्से होते हैं बच्चों उसे हम ऑर्बिट्स कहते हैं, है ना। ये पूरे के पूरे ऑर्बिट्स हैं। पहला वाला हिस्सा, इसमें n की वैल्यू 1 होती है, दूसरा वाला हिस्सा n की वैल्यू 2 होती है, तीसरा वाला हिस्सा n की वैल्यू 3 होती है, चौथा वाला हिस्सा n की वैल्यू 4 होती है। ठीक। अच्छा, अगल बगल सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस के चारों तरफ जितने हिस्से होते हैं बच्चों उनका नाम होता है ऑर्बिट्स। तो यहां से लेकर यहां तक जो ये तीनों हिस्से हैं इनको हम 3 नाम से जान सकते हैं। या तो हम उसे ऑर्बिट्स कह सकते हैं, या तो हम उसे मेन शेल कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, या तो हम उसे मेन एनर्जी लेवल कह सकते हैं, मेन एनर्जी लेवल, है ना। ये चीजें बच्चों आपने क्लास 9th में पढ़ा था, मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल कर रहा हूं। n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट्स या फर्स्ट मेन शेल या फर्स्ट मेन एनर्जी लेवल। n की वैल्यू 2 है तो क्या बोलोगे, सेकेंड ऑर्बिट या सेकेंड मेन शेल या सेकेंड मेन एनर्जी लेवल। n की वैल्यू 3 है तो क्या बोलोगे, थर्ड ऑर्बिट, थर्ड मेन शेल या थर्ड मेन एनर्जी लेवल। n की वैल्यू है 4 है तो क्या बोलोगे बच्चों, फोर्थ ऑर्बिट या फोर्थ मेन शेल या फोर्थ एनर्जी लेवल। बात एक ही है। किसी भी एटम के बच्चों जो बीच वाला हिस्सा होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, इनके अंदर 2 पार्टिकल्स होते हैं। एक पार्टिकल होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पार्टिकल ऐसा होता है बच्चों जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इसके चारों तरफ के जो भी हिस्से होते हैं जिन्हें हम ऑर्बिट कहते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। क्लियर? जरूरी नहीं है कि ऑर्बिट 4 होता है, 4 से ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने आपको केवल 4 ऑर्बिट की बात की है। तो अगर हम सेंट्रल पार्ट की बात करें बच्चों, तो जो हमने P पॉजिटिव बनाया है, इसके बाद मैंने N बनाया है, इसके बाद मैंने E निगेटिव बनाया है। अगर मैं P पॉजिटिव की बात करता हूं बच्चों, तो मैं बात करता हूं प्रोटॉन्स की। आप देख सकते हैं प्रोटॉन्स की। प्रोटॉन्स कहां होते हैं, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स कहां होते हैं बच्चों, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई आपसे बोले कि भाई इसमें कौन सा चार्ज होता है, तो आप कहोगे कि प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है। चलिए इलेक्ट्रॉन्स, ये जो निगेटिव वाले हैं, है ना, ये इसको जहां भी निगेटिव चार्ज है बच्चों आप इसे क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन्स। कहां प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन ऑर्बिट या प्रेजेंट इन मेन शेल या प्रेजेंट इन मेन एनर्जी लेवल। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, ये कहां प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन ऑर्बिट या मेन शेल या मेन एनर्जी लेवल। कौन सा चार्ज कैरी करते हैं बच्चों, कैरी नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज करते हैं, कैरी नेगेटिव चार्ज। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। कैपिटल N या स्मॉल n, किसी से भी आप ले सकते हो, कैपिटल N
या स्मॉल n, इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन्स। इसे हम बच्चों क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन्स कहते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं आप देखिए, सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। सो ऑल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, हम ये कह सकते हैं बच्चों, ऑल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड कैरी नो चार्ज, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता बच्चों, उसे हम न्यूट्रल भी कहते हैं। तो इस तरह से इस वाले कॉन्सेप्ट में बच्चों मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। नंबर 1, सेंट्रल पार्ट किसी का भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होता है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इसके अगल बगल वाले जो जितने भी सर्किल हैं हम ऑर्बिट कह सकते हैं, मेन शेल कह सकते हैं, मेन एनर्जी लेवल कह सकते हैं। पहला ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 1 होगा, दूसरा ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 2 होगा, तीसरा ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 3 होगा, चौथा ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 4 होगा। बच्चों आपने क्लास 9th में एक मॉडल पढ़ा होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल, साइंटिस्ट बोर ने क्या किया था कि ये जो 1 2 3 4 है इसको शेल के नाम दिए थे, 1 और K शेल, सेकेंड या L मेन शेल, थर्ड या M मेन शेल, फोर्थ या N मेन शेल। तो पहले ऑर्बिट को हम K भी बोल सकते हैं, दूसरे ऑर्बिट को हम L भी बोल सकते हैं, तीसरे को हम M भी बोल सकते हैं, चौथे को हम N भी कह सकते हैं। तो इसको बच्चों पॉज करिए, आराम से अपने कॉन्सेप्ट को नोट करिए। एक और चीज बताना चाहूंगा बच्चों, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ मिलाकर हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, तो ये भी आप नोट कर लेना। सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर कॉल्ड एज, एक साथ टुगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम की जरूरत नहीं है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ मिलाकर बच्चों हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो अगर कोई न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहा है इसका मतलब वो बात कर रहा है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की। पॉज करिए, आराम से इसको नोट करिए, फिर आगे वाली चीज बहुत बढ़िया तरीके से हमें समझ में आएगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं बच्चों तो हमसे कोई एक बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है, व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाई एन एटम इज, सारे बच्चे पढ़ चुके हैं, आप लोग जानते हैं, मैं केवल उस चीज को रिकॉल कर रहा हूं। व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? भाई हमने देखा एटम के सेंट्रल पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो भाई एटम में तो पॉजिटिव चार्ज भी है और एटम में तो नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन बच्चों कोई एटम न्यूट्रल क्यों होता है? उस पर कोई चार्ज क्यों नहीं होता है? उसका रीजन ये है बच्चों, एटम में जितने पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, आंसर में हम ये लिख सकते हैं कि सिंस, चूंकि इन एन एटम, किसी भी एटम में बच्चों, इन एन एटम डैश नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन्स, जो पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, है ना। देयरफॉर वी कैन से एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई भी जो एटम होता है वो बच्चों इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अगर मान लो किसी एटम में 10 पॉजिटिव चार्ज होंगे तो बच्चों उस एटम में 10 नेगेटिव चार्ज भी होंगे, यानी 10 अगर आपके प्रोटॉन्स होंगे तो 10 आपके इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। 10 प्रोटॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और वो न्यूट्रल हो जाएगा। यदि मान लीजिए किसी एटम में 11 प्रोटॉन्स होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो बच्चों ये फिक्स है कि उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। जितने पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स होंगे उतने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम ये कहते हैं बच्चों कोई भी जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इज इट क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों नोट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहां पर एक चीज आपको और ध्यान देनी है,
व्हाट इज एटॉमिक नंबर? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? तो बच्चों अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एटॉमिक नंबर की हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ई निगेटिव, या इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी पी पॉजिटिव। ये फिक्स है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जितने प्रोटॉन्स होंगे उसे हम उस एटम का एटॉमिक नंबर कहेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, भाई किसी एटम के एटॉमिक नंबर से आप क्या समझते हो, तो हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर सेकंड, एटॉमिक मास क्या होता है भाई? अगर कोई आपसे बोले कि व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास और मास नंबर ऑफ एटम, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिना इसके हम आगे नहीं खिसक सकते कि भाई एटॉमिक मास क्या होता है या एटम का मास क्या होता है, मास नंबर क्या होता है एटम का। तो हम ये कहेंगे कि एटॉमिक मास और मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी पी पॉजिटिव प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ब्रैकेट में n, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्यारे बच्चों जितने प्रोटॉन्स होंगे और जितने न्यूट्रॉन्स होंगे उन सब के टोटल को हम एटॉमिक मास या मास नंबर कहते हैं। चूंकि बच्चों अभी आपने देखा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ मिलाकर हम क्या कहते थे? न्यूक्लियॉन्स। तो हम ये कह सकते हैं इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स present in the nucleus, present in the nucleus of atom। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनका टोटल एटॉमिक मास या मास नंबर कहलाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई अगर आपसे पूछे भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कोई अगर आपसे पूछे एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल जो न्यूक्लियस में होता है। इज इट क्लियर बच्चों? नोट डाउन। चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। बच्चों एक बात और आप ध्यान देखिए, अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स चालू नहीं किया, उसको समझने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, मान लीजिए मैंने Na लिखा, Na क्या होता है इसका, है ना। चलिए यहां पर लिख के बताऊं, बहुत ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पर लिखा Na, सबको मालूम है Na का नाम क्या है? सोडियम। बच्चों इसका एटॉमिक मास होता है 23, एटॉमिक नंबर होता है 11। बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये तो मालूम है Na क्या है, सिंबल ऑफ सोडियम, सबको मालूम है सोडियम का सिंबल Na है। जो भी चीज बच्चों टॉप पे लिखी जाती है उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास या मास नंबर, और जो भी चीज नीचे लिखी जाती है उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो ये बात बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, एलिमेंट या एटम के ऊपर जो चीज लिखी जाती है उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं, नीचे जो चीज लिखी जाती है उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन ये है कि आपको हमें इसमें ये एटम दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कैलकुलेट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉमा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन सोडियम एटम, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले हमारा फोकस होता है एटॉमिक नंबर पे। हमारा फोकस कहाँ होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर पे सबसे पहले हमारा फोकस होता है। चलिए हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, बात सबसे पहले कर लें। अगर हम देखें तो नंबर 1 एटॉमिक नंबर कितना है भाई? एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। कोई हमसे पूछे कि तिवारी सर यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होगा, तो हम कहेंगे भाई एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है। अभी मैंने पहले बताया आपको बच्चों, जितना एटॉमिक नंबर होगा
उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों? जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो चलिए हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एटॉमिक नंबर 11 है, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी जिसे हम ई नेगेटिव कहते हैं वो 11 होंगे। अगर हम प्रोटॉन्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करेंगे, पी पॉजिटिव की बात करेंगे तो वो भी 11 होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा बच्चों उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। अब समस्या इस बात की है कि तिवारी सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालें। अब देखिए बात समझिए, नंबर 2 हमें इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल लिया, बिल्कुल सही तिवारी सर, प्रोटॉन्स हमने निकाल लिया, अगला टारगेट है हमें न्यूट्रॉन्स निकालने का। अब ये कैसे निकालेंगे? आप याद करिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, एटॉमिक मास ऑफ एटम, किसी भी एटम या एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, हमारा फार्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी पी पॉजिटिव प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी एन। ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी पी पॉजिटिव इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी एन। एटॉमिक मास जो ऊपर लिखते हैं बच्चों उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। सोडियम का एटॉमिक मास कितना दिया है तिवारी सर? सोडियम का एटॉमिक मास दिया है 23, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने तिवारी सर? 11 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हमें निकालने हैं। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 23 माइनस 11, 23 में से 11 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 12। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 होते हैं और नंबर ऑफ 11 होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 होते हैं। बच्चों अगर आप पेपर में करें तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स बोल दीजिए, उतने प्रोटॉन्स बोल दीजिए, और जितना एटॉमिक मास होगा मास में से नंबर को माइनस कर दीजिए सीधे सीधे, तो वो आपका न्यूट्रॉन निकल आएगा। फिर से देखिए, जितने आपके एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन्स लिख दीजिए, उतने प्रोटॉन्स लिख दीजिए, और अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दीजिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये पढ़ाया। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करेंगे कि किस तरह से हम किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बता सकते हैं। बच्चों हमारा अगला टारगेट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ एटम। हमारा अगला जो टॉपिक है, अभी हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन में आपको पढ़ाऊंगा, यह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है इन द ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम। कि भाई अगर हमें किसी भी एटम के ऑर्बिट में, आपको याद हो मैंने पढ़ाया, ऑर्बिट्स को हम मेन एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, ऑर्बिट्स को हम मेन शेल भी कह सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। 1 2 3 4 5 6 कितने ही हो सकते हैं। बोर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से KLMN कितने ही हो सकते हैं, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको पढ़ाया। बच्चों एक स्कीम है, अगर जब भी बात उठती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, जब भी बात आएगी तो यहाँ पर बच्चों एक स्कीम आती है एक साइंटिस्ट की, जिसे हम बोलते हैं बोरबरी स्कीम। क्या बोलते हैं बच्चों? बोरबरी स्कीम बोलते हैं। तिवारी सर ये बोरबरी क्या है? इट्स अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो जब भी बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम की बात चलेगी तो हमेशा किसका नाम आएगा? बोरबरी स्कीम का नाम आएगा। ये साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज गिवन बाय फार्मूला 2n²। आराम से समझिएगा, जल्दबाजी नहीं है। ये बच्चों कहते हैं कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मैक्सिमम NO डॉट मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in an atom, present in the orbit of an atom, the maximum number of electrons present in the orbit of an atom is given by formula
फॉर्मूला, इसका एक फार्मूला होता है बच्चों 2n²। ठीक है, ये फार्मूला है कि किसी भी एटम के ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्यारे बच्चों, उसे हम जिस फार्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे वो फार्मूला क्या है भाई? दैट फार्मूला इज 2n²। तिवारी सर यहाँ पर ये n क्या है? तो आप लिख सकते हैं वेयर, जहां पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, जहां पर बच्चों n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा। क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो हम यहां ले सकते हैं, एक चार्ट बनाएंगे। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है ना, यहां मैंने नंबर ऑफ ऑर्बिट लिखा, यहां पर लिख दिया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? फार्मूला कौन सा लगाएंगे भाई? हमारा फार्मूला होगा 2n²। तो बच्चों यहाँ हमने एक टेबल बना रहा हूँ मैं आपके सामने। यहाँ मैंने लिख दिया नंबर ऑफ ऑर्बिट, यहाँ मैंने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ये एक टेबल बना रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, फार्मूला कौन सा लगेगा? 2n²। चलिए, अब मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना, बहुत ध्यान से, है ना प्यारे बच्चों। मैंने लिखा n इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ फर्स्ट ऑर्बिट। हम इसको फर्स्ट मेन शेल भी कह सकते हैं, हम इसको फर्स्ट मेन एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, n इज इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्बिट या सेकेंड मेन एनर्जी सेल या सेकेंड मेन शेल। n इज इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्बिट या थर्ड मेन शेल या थर्ड एनर्जी लेवल। n इज इक्वल टू फोर्थ ऑर्बिट या फोर्थ मेन एनर्जी लेवल या फोर्थ मेन शेल। अगर बच्चों कोई हमसे पूछे, है ना, इसको डिमार्केशन कर दूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। अगर कोई हमसे पूछे कि तिवारी सर पहले वाले ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट या के शेल, है ना, इसको हम के भी बोलते हैं, इसको एल भी बोलते हैं। अगर कोई बोले n इज इक्वल टू 1 और के, हम कहेंगे भाई हम इसको के भी बोल सकते हैं। n इज इक्वल टू 2, हम इसको एल भी बोल सकते हैं। n इज इक्वल टू 3, हम इसको m भी बोल सकते हैं। n इज इक्वल टू 4, हम इसको n भी बोल सकते हैं। कोई हमसे बोले कि तिवारी सर पहले वाले मेन शेल में या पहले वाले ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? फार्मूला देखिए 2n² है, तो हम 2n² फार्मूला अगर लगाएं तो 2 इंटू n की वैल्यू यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 1 ज़ा 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कहेंगे भाई कि अगर पहले वाले मेन ऑर्बिट में हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो तो ये n की वैल्यू जो बोर भरी स्कीम है हम वहाँ 1 रख देंगे, तो 2 इज 1² इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी बच्चों पहले वाले शेल में जब भी, फर्स्ट वाले शेल में या के शेल में जब भी हमें इलेक्ट्रॉन भरना होगा, हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। चलिए, n इज इक्वल टू 2 या n इज इक्वल टू l सेकेंड ऑर्बिट। कोई हमसे पूछे कि भाई तिवारी सर सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n की वैल्यू 2 होगी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यानी यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बच्चों वो निकलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर कोई हमसे पूछे कि तिवारी सर थर्ड वाले ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो 2 इंटू n की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना, n। देखिए यहाँ पर इस वाली कंडीशन में जो n की वैल्यू थी कितनी थी? 1। देखिए 1, तो यहाँ पर हमने n की वैल्यू 1 रख दिया, तो 1² हो गया। n की वैल्यू 2, चलिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है बोलो? ये देखिए n की वैल्यू 3 है, तो 2n², तो 3², 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 इलेक्ट्रॉन्स। तीसरे वाले मेन शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन टोटल मैक्सिमम हो सकते हैं। देखिए मिनिमम तो 1 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। n इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू 4 रखा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई अगर हमसे पूछे
कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट या के शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तिवारी सर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। n इज इक्वल टू 2 सेकेंड मेन ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। n इज इक्वल टू 2 थर्ड ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। n इज इक्वल टू फोर्थ ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों वो कौन सा एलिमेंट होता है जिसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? याद करिएगा, वो होता है He, जिसको हम उस एटम का नाम हम बोलते हैं हीलियम। वो होता है He और उस एटम का नाम है हीलियम। वो कौन सा एटम होता है जिसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ठीक है, कितने? 8। तो चलिए इलेक्ट्रॉन्स की बात हम आगे करेंगे एक साथ, तो क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज यू विल फेस कंफ्यूजन। तो अभी याद रखिए कि अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n की वैल्यू 1 लेते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, n की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 2 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, n की वैल्यू 3 लेते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, n की वैल्यू 4 लेते हैं तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ बच्चों यू आर इन अ पोजीशन टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इतना पढ़ने के बाद, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? अब बच्चों हम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की स्थिति में आ गए हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको आपके एग्जाम के हिसाब से बच्चों केवल 20 तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना है। ठीक है, चलिए। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम Li इज लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम इसको घिसका के लिखते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12। जो नीचे लिखा है बच्चों वो एटॉमिक नंबर है। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, आर्गन एटॉमिक नंबर 18। ठीक है, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। तो बच्चों नाउ वी विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। चलिए, जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट मैंने आपको बताया था बच्चों, है ना। ये जो 1 2 3 4 लिखा है मैंने, इसको हम कह रहे हैं ऑर्बिट्स। हम ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं, या मेन एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, या मेन शेल भी कह सकते हैं। पहले ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने मैंने आपको बताया था? 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते थे, अभी जो हमने बोरबरी स्कीम से इलेक्ट्रॉन की बात की है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स और चौथे ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ये मैंने आपसे बात किया था, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स, चौथे ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन। बहुत ध्यान। तो बच्चों पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का बच्चों एटॉमिक नंबर 1 है। 1 है तो पहले ऑर्बिट में देखिए 1 है ना, तो सबसे पहले आपको 2 तक इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। अगर हाइड्रोजन 1 है तो पहले ऑर्बिट में जो हम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे वो हम लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, ये हमने लिखा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, हीलियम का 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट में 2 तक आ सकते हैं तो हमने लिखा 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हीलियम के फर्स्ट वाला ऑर्बिट पूरा फिल हो गया, 2 तक पूरा फिल हो गया। अब लिथियम 3 है, 3 है मतलब आपको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां से आप 2 लोगे और अगला इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिट से उठाओगे, यानी 2 1। कहां तक चलोगे आप? ये आप 8 तक चलोगे। यहां 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 2, देखो 2 और 2 4। दूसरे भाषा में
पहले आप 2 लिख दीजिए और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे वो अगले वाले शेल में ले जाइए 8 तक। अब जैसे यहाँ 5 है तो पहले हमने 2 लिख दिया, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे 3, तो 2 3। यहाँ 6 है तो पहले हमने 2 लिख दिया, बचे 4 इलेक्ट्रॉन तो हमने 2 4। नाइट्रोजन 7 है तो हमने 2 लिख दिया, बचे 5 इलेक्ट्रॉन तो 2 5। ऑक्सीजन 6 है तो हमने 2 लिख दिया, 8 है तो ये बचे 2 6। ठीक। फ्लोरीन 9 है तो हमने 2 लिख दिया, बचे 7 2 7। नियॉन 10 है तो हमने 2 लिख दिया और 2 8। अब देखिए पहले में 2 फिलअप हो गया, 2 फिलअप हो गया, देखिए पहले में। दूसरे में 8, दूसरे का 8 भी कंप्लीट हो गया, ये देखिए दूसरे का 8 कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे तीसरे में, क्योंकि पहला फुल हो गया, पहला फुल हो गया 2, दूसरा भी फुल हो गया, दूसरा भी फुल हो गया 8। चलिए तीसरे में चले, अब यहाँ 11 है तो 2 8 आगे चले, तो 2 8 1, तो देखो 2 8 10 और 10 और 1 11। यहाँ 12 है तो हो जाएगा 2 8 2, तो 2 8 2, ये हो गया 12। चलिए अब एल्यूमिनियम में चलते हैं। एल्यूमिनियम का 13 है तो क्या हो जाएगा 2 8 3, 2 8 10 और 3 13। सिलिकॉन 14 है, 2 8 4, 2 8 10 और 2 14। फास्फोरस 15 है, 2 8 5 15। सल्फर 16 है, 2 8 6। क्लोरीन 17 है, 2 8 7। आर्गन 18 है, 2 8 8। क्लियर। यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा, आपको अपने 10th क्लास में याद रखना है। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो ये कंफ्यूजन आपका ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। देखिए आर्गन अगर आपका 18 है तो 2 8 10 और 8 18। अब आप ये कहेंगे कि सर ये पहला ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बिल्कुल बोरबरी स्कीम से मैंने बताया है। दूसरा ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तीसरा ऑर्बिट आप मुझसे कहेंगे कि सर तीसरे ऑर्बिट में तो 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो आप और भरो ना, आप यहाँ 2 8 9 लिख दो, यहाँ 2 8 10 लिख दो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज आप याद रखना, जब आप पोटेशियम का लिखोगे तो आप लिखोगे 2 8 8 1, आप 2 8 9 नहीं लिखोगे। ध्यान रखना तिवारी सर ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये अभी आपको याद करना है। तो पोटेशियम का अगर लिखने को आएगा 2 8 8 1, 2 8 10, 10 8 18, 18 और 1 19। कैल्शियम का 2 8 8 2, तो 2 8 10, 10 और 8 18 और 18 और 2 20। अब आपको किस तरह से याद होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कहीं हाइड्रोजन लिखा है, मैंने आपसे कहा भाई बच्चों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, आप कहोगे सर 1। कहीं भी मान लीजिए मैंने लिथियम लिखा है 3, मैं बोलूंगा भाई लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, आप कहोगे तिवारी सर 2 1, क्योंकि पहले वाले में 2 आपको भरना है 2 के बाद। मैं बोलूंगा बच्चों कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, आप बोलोगे तिवारी सर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो 2 4। पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। मैं आपसे बोलूंगा भाई फ्लोरीन का कन्फिगरेशन क्या होगा, आप बोलोगे तिवारी सर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इसलिए इसका कन्फिगरेशन होगा 2 7। मैं कहूंगा भाई सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, आप कहोगे तिवारी सर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसलिए 2 8 1, क्योंकि भाई 2 8 के बाद हमको अगले ऑर्बिट में जाना है। मैं कहूंगा भाई फास्फोरस का कन्फिगरेशन बताइए, आप कहोगे फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है 2 8 5। मैं कहूंगा भाई पोटेशियम का कन्फिगरेशन बताइए, आप कहोगे पोटेशियम 19 होता है 2 8 8 1। ध्यान देना कैल्शियम 20 होता है 2 8 8 2। तो बच्चों 10th क्लास के लेवल पे सिलेबस में हमारे कैल्शियम तक का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद रखना है। ठीक है, जुड़े रहिएगा हमारे सेगमेंट से बच्चों। अगले सेगमेंट में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट आर आयंस, व्हाट आर पॉजिटिव आयंस और कैटायंस, व्हाट आर नेगेटिव आयंस और एनायंस। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।